क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का पूरा लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले एक बात आती है कि जैसे केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, केमिस्ट्री के बहुत सारे हिस्से होते हैं, उसी तरह से जो फिजिक्स है, फिजिक्स की भी बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। उसी में से एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज को रेस्ट में पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम चार्ज को रेस्ट में रख के पढ़ेंगे, उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे मान लो ये एक चार्ज है और अभी ये रेस्ट में रखा है, बिल्कुल रुका हुआ है। अगर इस समय मैं इसकी पढ़ाई को पढ़ूंगा, इसके बारे में पढ़ूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच इन विच, जिसमें हम वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट, जिसमें हम चार्ज को रेस्ट में स्टडी करते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसके बाद बात आती है, हमने देख लिया कि चार्ज को रेस्ट में रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब बात आती है चार्ज होता क्या है। अब बात आती है कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि अभी हमने देखा, अगर हम चार्ज को रेस्ट में रखे पढ़ेंगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, लेकिन आखिरकार चार्ज होता क्या है। तो देखो, कोई भी हमारे पास अगर मैटर है, कोई भी अगर हमारे पास मैटर है, मैटर सबको पता है मैटर क्या होता है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ जिसका खुद का वजन हो और वह जगह घेरे, उसको मैटर बोलते हैं। किसी भी मैटर के अंदर की, किसी भी मैटर के अंदर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। यानी किसी भी मैटर के अंदर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अंदर को बोलते हैं इंट्रिंसिक, यानी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिससे अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की, कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी अंदर की प्रॉपर्टी है। वही चीज़ में लिखी है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदर की प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देते हैं। ये डेफिनेशन अब समझ में आ गई होगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो छोटे क्यू से दिखाओ तुम इलेक्ट्रिक चार्ज को, या बड़े क्यू से दिखाओ। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे कूलम। कूलम ने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, तो उनके रेस्पेक्ट में, उनको इज्जत देने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट रख दी गई कूलम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती कि किस डायरेक्शन में चार्ज बह रहा है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। उसके बाद बता दिया था टाइप्स ऑफ चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला, जैसे चार्ज दो होते हैं, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज जो सेम सेम होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। अनलाइक चार्ज जो डिफरेंट होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक। अब खुद सोचो, जो सेम सेम चार्ज होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जैसे ये प्लस और प्लस है तो ये एक दूसरे को दूर फेंकेगा ना, रिपेल करेगा। इसीलिए लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो, जैसे हमारे पास कोई चार्ज है तो हम चार्ज को ना तो ख़त्म कर सकते हैं और ना ही चार्ज को बना सकते हैं। हम चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसको सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, यानी वो ख़त्म नहीं हो सकता, ना तो उसे बना सकते ना उसे ख़त्म कर सकते, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगली हेडिंग है वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, यानी हम किसी भी बॉडी को कितने कितने तरीक़ों से चार्ज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक बॉडी है, अब मुझे इसको चार्ज करना है, इसके ऊपर चार्ज लेकर आना है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा? उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है इसको समझते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ याद रख लेनी है कि कंडक्शन, दो बॉडी के बीच में कंडक्शन हमेशा तब होगा जब वो दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी। जब तक वो दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएंगी तब तक उनके बीच में कंडक्शन नहीं होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये दो बॉडीज़ हैं, इस बॉडी पे चार्ज है Q1 और इस बॉडी पे चार्ज है Q2। जैसे ही मैं अगर इनका कंडक्शन कराऊंगा तो कंडक्शन कराने के लिए ये कांटेक्ट में आएंगी इस तरह से। जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगी तो कंडक्शन कराने के बाद जो इन दो बॉडीज़ पर चार्ज है, जैसे इस बॉडी पर चार्ज Q1 है, इस बॉडी पर चार्ज Q2 है, तो जो टोटल चार्ज है वो दोनों बॉडीज़ में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे देखो, जैसे एक बॉडी पर चार्ज Q1 है, दूसरी बॉडी पर चार्ज Q2 है। जैसे ही मैंने इनका कंडक्शन कराया तो कंडक्शन कराते ही जो टोटल चार्ज था वो कितना है, Q1 और Q2 को प्लस कर दिया, टोटल चार्ज का हाफ, दोनों में आधा आधा टोटल चार्ज बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहाँ पे ऊपर सिर्फ एक बॉडी पे Q चार्ज है, दूसरी पे 0 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q प्लस 0, यानी Q हो गया। तो टोटल चार्ज आधा आधा दोनों बॉडीज़ में बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। पेपर में पूछता नहीं है ये टॉपिक, लेकिन पता होना चाहिए कि बॉडी को किस तरह से चार्ज करते हैं। सेकंड आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे। ये याद रखना, कंडक्शन में कांटेक्ट में आएंगी चीज़ें तब जाके चार्ज होगा, लेकिन इंडक्शन को कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना कांटेक्ट के चार्ज को ला देता है। अब देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक रॉड ली है प्लस की, इधर जैसे मैं एक प्लस की रॉड लूँ, इस रॉड पे प्लस चार्ज है, दूसरी तरफ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बिखरा हुआ है इधर उधर, ठीक इस तरह से। जैसे ही मैं अब इस रॉड को, प्लस वाली रॉड को थोड़ा सा पास लाऊंगा, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं लाना है क्योंकि इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं होता, बस इसको थोड़ा सा पास लाएंगे। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा पास लाऊंगा इस तरह से, ये तो जो चार्ज है वो क्या होगा, माइनस माइनस एक जगह आ जाएगा और प्लस प्लस एक जगह हो जाएगा, क्योंकि इस रॉड पे प्लस प्लस चार्ज है। तो जैसे ही मैं इसका इंडक्शन कराऊंगा तो प्लस से कौन अट्रैक्ट होगा, माइनस वाला चार्ज, और वो एक तरफ आ जाएगा और दूसरी तरफ प्लस वाला चार्ज हो जाएगा। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा और लास्ट तरीका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सबको पता है, जैसे ही दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर मैं इनके बीच में फ्रिक्शन कराऊं कुछ इस तरह से, ये फ्रिक्शन हो रहा है, तो इस फ्रिक्शन से जो इनके बीच में चार्ज आएगा उसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कराने पे एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले जाते हैं और वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। इस तरह से वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी भी ख़त्म हुआ। अब बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार क्वांटाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन? ऐसी कोई भी चीज़ जो अवेलेबल है इन फिक्स्ड अमाउंट, ऐसी कोई भी चीज़ जो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दोज ऑब्जेक्ट विच अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन। समझ गए? अब इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे ये एक लड़की है, इसका नाम रख देते हैं ए। जिसको पता है कि ए नाम किसका रखा है मैंने, वो कमेंट में बता देना। अब ये जो है ये कॉस्मेटिक शॉप पर जाती है। कॉस्मेटिक शॉप सब समझते हैं, मेकअप वाली शॉप पर। वहाँ पर ये बहुत सारी नेल पॉलिश देखती है। अब जब नेल पॉलिश लेने का टाइम आएगा देखने के बाद, तो या तो ये 1 लेगी नेल पॉलिश, 2 लेगी, 3 लेगी, 4 लेगी, 5 लेगी या 6 लेगी। ऐसे तो नहीं आधी नेल पॉलिश लेगी, 2.5 लेगी, 3.5 लेगी, 4.5 लेगी, ऐसे तो नहीं ले सकती। ऐसे क्यों नहीं ले सकती?
क्योंकि नेल पॉलिश एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। एक शीशी है, या तो एक शीशी लो, या 2 शीशी लो, या 3 शीशी लो, यानी नेल पॉलिश क्या है, क्वांटाइज्ड है, फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है। उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो भी फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है, क्वांटाइज होता है। हम चार्ज को 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ऐसे नहीं ले सकते। वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन, चार्ज हमेशा पाया जाता है, एग्जिस्ट रहता है इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब इसको समझने से पहले समझना पड़ेगा फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। तो देखो, फंडामेंटल चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है व्हाट इज़ फंडामेंटल चार्ज, चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। और कभी कभी पूछता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना होता है उसमें, जो कि ये लिखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अगर तुमसे पूछे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो सीधे सीधे लिख देना चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो चार्ज है वो हमेशा पाया जाता है इंटीग्रल मल्टीपल में, किसके, फंडामेंटल चार्ज के। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इंटीग्रल मल्टीपल, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, चार्ज हमेशा इस फॉर्म में पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आ गया होगा समझ में। एक पॉइंट और लिखा है, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज जो पाया जाता है इंडिपेंडेंटली वो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला है Q = Ne, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू तो फिक्स रहेगी। क्वेश्चन में चार्ज पूछ लेगा या चार्ज गिवन होगा। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कैन अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। क्या हम, जैसे मेरे पास कोई बॉडी है, क्या मैं इस बॉडी को 8 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज दे सकता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि किसी बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं या नहीं। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले हमें Q दे रखा है चार्ज, E हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हम N निकाल लेंगे। अगर N हमारा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कोई वैल्यू आती है, एक इंटीजर आता है, तो हाँ हम इस चार्ज को इस बॉडी को दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारी वैल्यू N की वैल्यू 1.5 0.5 पॉइंट में आती है, पूरा पूरा डिजिट नहीं आता, तो हम उस चार्ज को इस बॉडी को नहीं दे सकते। समझ गए न्यूमेरिकल को करने का फंडा। जैसे Q = N होता है तो N क्या हो जाएगा, ये E मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, Q/E हो जाएगा। इसकी वैल्यू रखेंगे 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो नीचे 0.2 आ गया क्योंकि ये पॉइंट भी है, यानी 10 या 1/0.2 है। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 10/2, 2 5 जा 10, तो N की वैल्यू आ गई 5। अब नीचे लिखा भी है द वैल्यू ऑफ N इज़ इंटीजर, 5 एक इंटीजर है, इसलिए सो यस चार्ज ऑफ इतना भी गिवन टू अ बॉडी, हम इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं। न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल घर से दे रहा हूँ, जो है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तुम्हें N निकालना है। इसका चार्ज गिवन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें पता ही होता है, ये न्यूमेरिकल घर से कर लेना। इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी ख़त्म हो गया। अब जो फिजिक्स की NCERT बुक है उसमें एक क्वेश्चन पूछ रखा है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में हमें डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ के आ रहे हैं और मास को 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ रखा है, तो इसके जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले
इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जाहिर सी बात है, या तो चार्ज नहीं होगा, या चार्ज होगा तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। उसी तरह से जो वजन है, मास ऑफ बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो मास होता है, वजन होता है किसी भी बॉडी का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। खुद ही सोचो, कोई इंसान ऐसा तो नहीं होगा जिसका वजन माइनस में होगा या जीरो होगा, कुछ ना कुछ वजन तो होगा ना। सेकंड पॉइंट है, जो चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज होता है। अभी इतना बड़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़कर आ रहे हैं, वहाँ सीखा ही था हमने, चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ के आ रहे हैं, चार्ज हमेशा फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है, ठीक है। वहीं पे जो वजन होता है वो क्वांटाइज नहीं होता। किसी का वजन जो है वो 50.5 है, 14.5 है, 69.5 है, 72.5 है, कुछ भी हो सकता है, पॉइंटों में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वजन हमारा क्वांटाइज नहीं है, ठीक है। थर्ड और लास्ट पॉइंट, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज हैज़ सम मास। जो चार्ज बॉडी होती है उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, लेकिन इसका उल्टा, जो मास वाली बॉडी होती है उस पर चार्ज का होना ज़रूरी नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी का कुछ ना कुछ मास है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर चार्ज होगा, ठीक है। इस तरह से डिफरेंस ख़त्म हो गए चार्ज और मास के। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है तुम्हारे बोर्ड के लिए, जो है कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब कूलाम ने एक लॉ दिया, जैसे तुमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट होता है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट का वजन m1 होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट का वजन m2 होता है, तो और इनके बीच का डिस्टेंस r होता है। उसी तरह से जो कूलाम है वो आया, उसने बोला कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2। अब इनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा, जिसको उसने बोला कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आज से दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को या तो कूलाम फोर्स बोलोगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, समझ जाओ अब, ठीक है। इसके बाद कूलाम ने बोला कि अगर कोई दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो जो इनके बीच लगने वाला फोर्स है वो इन दोनों के वजन के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कूलाम के लॉ के अनुसार जो दो चार्जेस हैं उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के, जिसमें यहाँ इक्वेशन हमने बना दी है। सेकंड है, इसमें कूलाम ने जो दूसरी चीज़ बोली वो बोला जो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच लगने वाला फोर्स इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा फोर्स कम होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा। अभी जाहिर सी बात है, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दो ऑब्जेक्ट को मैं जितना पास लाऊंगा इनके बीच में फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और जितना दूर लेके जाऊंगा फोर्स उतना कम होगा। मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें भी, इसको भी पढ़ लेते हैं। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक, ये उसने बोला था। इन शॉर्ट कूलाम ने क्या बोला, कूलाम ने बोला दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इसको इक्वेशन 1 बना ली, इसको इक्वेशन 2 बना ली। ये सॉल्व करना तुम्हें आ गया होगा अब स्कूल में। इक्वेशन 1 और 2 को हमने मिला दिया तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² हो गया। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, इक्वल का सिंबल लगेगा, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा K। एक कांस्टेंट है, जो K क्या होता है 1/4πε0, या इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ भी होती है, ठीक। जो K का यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, पूछ लेता है कभी कभी, याद कर लेना। ये जो ε0 है यह है परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको देखो, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से जो कूलाम लॉ था वो भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है।
आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो रखते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, G m1m2/r²। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, अरे अभी जो हम पढ़ कर आ रहे हैं कुलाम्स लॉ, या तो वो कुलाम्स फोर्स बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो, एक ही बात है कि Q1Q2/r²। इसमें कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और कुलाम फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, समानताएं हैं, और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, असमानताएं हैं। कौन कौन सी चीज़ें दोनों में सेम है और कौन कौन सी चीज़ें दोनों में डिफरेंट हैं, वो देखनी है हमें। तो पहले सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कुलाम फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या क्या चीज़ें सेम हैं। सबसे पहला, बोथ फॉलोज इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी नीचे भी r² है और इधर भी नीचे भी r² है। ये है इस पॉइंट का मतलब कि f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसमें भी r² के है और इसमें भी r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वही ये पॉइंट हमने लिख रखा है, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड कह रहा है दोनों जो फोर्स हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, यानी बहुत दूर दूर तक लग सकते हैं, ठीक है। थर्ड है बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दोनों फोर्स सेंटर से सेंटर की तरफ लगते हैं, ये दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद है बोथ आर फंडामेंटल फोर्सेस, दोनों फोर्स कैसे हैं, फंडामेंटल है, इसको याद कर लेना। फिर आता है डिसिमिलैरिटीज़, क्या क्या दोनों फोर्सेस में अंतर हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कम स्ट्रॉन्ग है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सेकंड पॉइंट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तुमने देखा भी होगा जो ग्रेविटेशन है उसमें क्या है, एक दूसरे को चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ग्रेविटेशन यही तो है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव क्यों है, क्योंकि चार्ज है, चार्ज रिपल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। इस तरह से ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। अगले वीडियो के टॉपिक में हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज को ख़त्म कर देंगे, इसके जितने न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो और 2-3 डेरिवेशन रह गए हैं वो, ठीक है।